एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे के बारे में। बहुत हम इस प्रॉब्लम के बारे में सुनते हैं लेकिन शायद समझ बहुत कम पाते हैं मेडिकली इस प्रॉब्लम को। मिर्गी होती है 2 या 2 से ज़्यादा दौरे जो कि 24 घंटे के अंतराल में आ रहे हैं। जी, इस चीज़ के लिए समझना ये ज़रूरी है कि दौरा क्या है। अगर दौरा जनरलाइज्ड है यानी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है तो उसमें बॉडी शॉक लाइक मूवमेंट्स, इस तरह इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं जिसमें पूरी बॉडी की कंपन होती है। फर्स्ट एड वो क्या कर सकते हैं या अगर घर में है तो फैमिली मेंबर क्या कर सकते हैं? इंसान को करवट पे रखें क्योंकि वो अपना जो सलाइवा है, जो थूक निकलता है, वो स्वेलो ना कर ले क्योंकि वो ज़्यादातर विंड पाइप यानी कि सांस लेने वाली नली में चला जाता है, उससे निमोनिया बन सकता है। Hello everyone, welcome to our healthcare series presented by SSB Heart and Multi-Speciality Hospital. I am with you Shikha Yadav. Today's topic is epilepsy यानी मिर्गी का दौरा। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्या गोयल हु इज़ न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम SSB हॉस्पिटल। क्या प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट एंड सिम्टम्स हो सकते हैं और किस तरह सोशल स्टिग्मा से हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं? सो लेट्स हैव ए डिस्कशन। डॉक्टर दिव्या, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर दिव्या, बात करना चाहूँगी मैं एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे के बारे में। बहुत हम इस प्रॉब्लम के बारे में सुनते हैं लेकिन शायद समझ बहुत कम पाते हैं मेडिकली इस प्रॉब्लम को। लेमैन कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकता है? जी, एपिलेप्सी को आम भाषा में मिर्गी कहा जाता है। मिर्गी होती है 2 या 2 से ज़्यादा दौरे जो कि 24 घंटे के अंतराल में आ रहे हैं। जी, इस चीज़ के लिए समझना ये ज़रूरी है कि दौरा क्या है। दौरा होता है दिमाग में से कुछ तरंगों का उपज जो कि हाइपर सिंक्रोनस यानी एक साथ ही इकट्ठे आ जाती हैं। ओके। नॉर्मली भी हमारा ब्रेन 24/7 इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस छोड़ता है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस ज़रूरत से ज़्यादा और एक सीमित एरिया से निकलें तो उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं, उसको हम दौरा कहते हैं। जी। और 2 या 2 से अधिक दौरों को हम एपिलेप्सी का नाम देते हैं। पर्टिकुलर रीज़न इसका क्या रहता है? क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि सडनली मिर्गी का दौरा किसी भी इंसान को पड़ जाता है। क्या प्रॉब्लम या क्या रिएक्शन बॉडी में किस तरह के होते हैं? देखिए, दौरे को पहचानना बहुत आसान है। अगर दौरा जनरलाइज्ड है यानी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है तो उसमें बॉडी शॉक लाइक मूवमेंट्स, इस तरह इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं जिसमें पूरी बॉडी की कंपन होती है। ओके। और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, ऊपर को चढ़ सकती हैं, मुंह में से झाग आ सकती है और शरीर पूरी तरह ज़ोर ज़ोर से हिलता है और अकड़ जाता है और उसके बाद बेहोशी आ जाती है। बेहोशी आने के बाद कभी कभी पेशाब का निकलना या फिर मोशन पास होना, ये सब कॉमन है। और जब इंसान दौरे के इफ़ेक्ट से उभरता है यानी उसको होश वापस आता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, तो उसको कहते हैं पोस्ट-इक्टल कन्फ्यूजन, बौंधलाया हुआ होता है। उसको ये नहीं पता होता, ये नहीं याद होता कि उसके साथ हुआ क्या है। तो ये दौरे का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि अगर इंसान को ये याद ही ना हो कि उसके साथ हुआ क्या था। जी। तो इस तरह दौरे को पहचाना जाता है। पर ये सिर्फ एक तरह का दौरा है जिसमें पूरी बॉडी ऐसे शेक करती है। अलग अलग तरह के दौरे होते हैं जैसे कि फोकल सीजर। फोकल सीजर यानी बॉडी के सिर्फ एक अंग को अफेक्ट करता हुआ सीजर। जैसे इतना सटल हो सकता है कि सिर्फ उंगली की मूवमेंट हो रही है इस तरह, ठीक है, रिदमिक मूवमेंट हो रही है, या फिर पूरी बाजू की भी हो सकती है, या फिर टांग की हो सकती है, खाली होंठ फड़क सकता है एक तरफ को। तो ये फोकल सीजर्स होते हैं जो बॉडी के सिर्फ एक अंग को अफेक्ट कर रहे हैं। ओके। इसके अलावा एक मायोक्लोनिक सीजर होता है। मायोक्लोनस में बॉडी झटकती है ऐसे और ठीक हो जाती है। कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं, कोई और दिक्कत नहीं होती, पेशेंट टोटली अवेयर होता है कि क्या हुआ है, बस इस तरह से हो जाता है। ज़्यादातर लोगों में ये मॉर्निंग में होता है जिसमें जैसे अगर वो ब्रश कर रहा है तो ब्रश हाथ से छूट गया एकदम, तो या फिर कुछ उसने पकड़ा हुआ है वो हाथ से चीज़ छूट जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड मायोक्लोनिक सीजर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जब तक वो बड़े वाला दौरा नहीं आता तब तक लोग डॉक्टर के पास पहुँचते नहीं। Exactly. तो इसलिए मायोक्लोनिक सीजर भी पता होना चाहिए। एक और ख़ास कैटेगरी होती है एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर में जैसे इंसान कुछ देर के लिए एब्सेंट हो जाता है, इससे इस बीमारी का नाम है। ज़्यादातर बच्चों में होती है। तो ज़्यादातर टीचर्स आते हैं इस प्रॉब्लम को लेके पेरेंट्स के पास कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, एक तरफ ताकता रहता है। ओके। तो स्टेयरिंग लुक होती है, कुछ सेकंड्स की होती है और बच्चे को पता नहीं होता कि क्या हुआ। तो जैसे मान लीजिए टीचर ने उसको कुछ पूछा तो वो स्टेयरिंग लुक देगा, घूरता रहेगा और कुछ बोलेगा नहीं। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो दोबारा से पूछेगा क्या हुआ,
तो दिस इज़ कॉल्ड एब्सेंस सीजर। तो पेरेंट्स को मैं खासकर से गुजारिश करूँगी कि अगर अपने बच्चे में ज़रा से ये लॉस ऑफ अवेयरनेस के एपिसोड्स आ रहे हैं जिसमें वो थोड़ी देर के लिए गुम सा हो जाता है, तो ज़रूर एक न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। देन इसके अलावा एक सीजर होता है एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर में इंसान एकदम से गिर जाता है, टोन ऑफ द बॉडी लूज हो जाती है और वो ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर गिर जाता है। उसमें होश नहीं जाता है, दोबारा से खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता वो गिर क्यों गया। तो नॉर्मली लोग समझते हैं फिसल गए होंगे या फिर कोई अटक गया होगा पैर कहीं पर, लेकिन अगर बिना किसी चीज़ के इंसान गिर जाए तो ये भी दौरे की एक टाइप हो सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे वेरिएशन इसमें रहते हैं। बॉडी में किस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है? नर्व का कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है या सिक्रेशन कुछ डिफरेंट हो जाता है? ये जो दौरा पड़ने का मेन कारण क्या होता है, कॉज क्या होता है? बिकॉज जितनी भी चीज़ें आपने बताई ये सडन रिएक्शन बॉडी में आ रहे हैं सब। देखिए, दौरे के 2 प्रकार के कारण होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। पहले क्योंकि हम पॉजिटिव वे में बात करना चाहते हैं तो हम पहले रिवर्सिबल कॉजेज़ पे आते हैं। रिवर्सिबल यानी जिनको पूरी तरह इलाज किया जा सकता है, जैसे कि मेटाबॉलिक कॉजेज़। मेटाबॉलिक यानी सोडियम की कमी होना, आयनिक कैल्शियम की कमी होना, मैग्नीशियम की कमी होना, ग्लूकोज की कमी होना। जैसे एकदम से इंसान ने ज़्यादा देर तक कुछ खाया नहीं होता तो भी उसको दौरा पड़ सकता है। देन इस तरह के कुछ और कन्वर्टेबल कॉजेज़ हैं, जैसे कि एक्सेस अल्कोहल यूज़। जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें रम फिट्स नाम के दौरे पड़ते हैं। देन कोकेन यूज़, देन इलिसिट ड्रग अब्यूज़। ड्रग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रेमाडोल का एडिक्शन बहुत कॉमन है लोगों में, उससे भी दौरे पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रीटेबल हैं। इसके अलावा ब्रेन इन्फेक्शंस जैसे कि एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, जो हम कहते हैं दिमागी बुखार हो जाना, वो ट्रीटेबल होता है। देन ब्रेन की टीबी हो जाना, ब्रेन में कीड़े की बीमारी हो जाना, न्यूरोसिस्टिसरकोसिस, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली इंडिया में। तो इससे लोग बहुत ज़्यादा अवगत नहीं हैं। ये ज़्यादातर रॉ मीट खाने से आती है, तो इसमें भी जो दौरे पड़ते हैं वो ट्रीटेबल होते हैं। तो ये तो हैं कुछ ट्रीटेबल कॉजेज़। इनफैक्ट ब्रेन ट्यूमर्स में भी हो जाते हैं, वो भी कुछ हद तक ट्रीटेबल होते हैं। फिर हम आते हैं जो कॉजेज़ पूरी तरह ट्रीट नहीं किए जा सकते लेकिन सिम्टोमेटिकली उनकी ट्रीटमेंट है कि दौरों को रोका जा सकता है, जैसे कि अनुवांशिक कॉजेज़, जेनेटिक कॉजेज़। जेनेटिक यानी आपकी जीन्स में ही इस तरह का डिफेक्ट आया है कि ब्रेन में से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस छूट रहे हैं, तो वो होते हैं जेनेटिक कॉजेज़। तो उसमें एंटी एपिलेप्टिक्स आपको उम्र भर भी खाने पड़ सकते हैं। लेकिन उम्र भर खाने का मतलब ये नहीं है कि आपके दौरे कंट्रोल नहीं होंगे, आपके दौरे अच्छी तरह से कंट्रोल में आते हैं। बस द ओनली स्टिग्मा इज़ दैट एक मेडिसिन आपके साथ जुड़ी रहती है। तो अदरवाइज ज़्यादातर अमूमन एपिलेप्सी क्योरेबल ही होती है, तो मोर देन 95% इसमें क्योर रेट रहता है। एक और बात यहाँ पर आती है कि अगर सडनली किसी को एपिलेप्सी हुई है, उस सेम टाइम पे उनके आसपास के जो लोग हैं फर्स्ट एड वो क्या कर सकते हैं, या अगर घर में है तो फैमिली मेम्बर क्या कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्रावेट ना हो? इसमें द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप इज़ डोंट पैनिक। दौरा जब पड़ता है तो बाईस्टैंडर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर जनरलाइज्ड वाला दौरा पड़ता है तो वो देखने में भी भयानक होता है। तो सबसे पहला है अपना काम मेंटेन करें। दूसरी चीज़, हो सके तो इंसान को ज़मीन पर लेटा दें और उसके अराउंड जितने भी फर्नीचर की चीज़ें हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो बड़ी है उसको हटा दें, सो दैट अगर दौरा पड़ रहा है और इंसान ऐसे ऐसे झटके मार रहा है तो वो कहीं अपने आप को इंजर ना कर ले किसी चीज़ से टकरा के। तीसरी चीज़ होती है इंसान को करवट पे रखें, क्योंकि वो अपना जो सलाइवा है, जो थूक निकलता है, वो स्वेलो ना कर ले, क्योंकि वो ज़्यादातर विंड पाइप यानी कि सांस लेने वाली नली में चला जाता है, उससे निमोनिया बन सकता है। अगर उसको करवट पे रखेंगे तो वो बाहर को निकलता रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि करवट दें। चौथी बात होती है, आजकल मिडासिप के स्प्रेज आते हैं, तो मिडाजोलैम एक ऐसी बेहोश करने की दवाई है जो दौरों के लिए भी दी जाती है। पहले ये उपलब्ध नहीं थी मार्केट में, अब ये इजीली उपलब्ध है। तो जिनको ऑलरेडी पता है कि उनको दौरे पड़ते हैं, उनकी पॉकेट्स में अक्सर ये दवाई पाई जाती है। तो चेक द पॉकेट्स ऑफ द पेशेंट कि कहीं उसके पास वो स्प्रे है, और अगर है तो छोटे बच्चे हैं तो 2-2 स्प्रे दोनों नॉस्ट्रल में, बड़ा अडल्ट है तो 5-5 स्प्रेज दोनों नॉस्ट्रल में डालने होते हैं, दौरा वहीं अबॉर्ट हो जाता है। अगर ये चीज़ नहीं है तो डेफिनेटली आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाना पड़ेगा, जहाँ पे न्यूरोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है। टाइमली ट्रीट करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन जो मेरे जहन में, डॉक्टर दिव्या, सोशल स्टिग्मा की अगर हम बात करें, जनरली एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम को छुपाया जाता है या टाइमली ट्रीट नहीं कराया जाता है,
क्या अवेयरनेस के लिए आप हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारी सोसाइटी ऐसी है जिसमें बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे भ्रम हैं। एपिलेप्सी को लेकर तो खास कर ही हैं, क्योंकि बहुत सारे गांवों में अभी तक ये माना जाता है कि ये किसी दैविक प्रभाव या ऊपरी प्रभाव का असर है। तो मैं लोगों को ये प्लीज़ अवगत कराना चाहती हूँ कि ये एक ब्रेन की बीमारी है जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस के छूटने से आती है, ब्रेन की तरंगों के छूटने से आती है जी। क्योंकि ये क्योरेबल है और इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है कि आप आएँ और इलाज करवाएं। सोशल स्टिग्मा ऐसे जुड़ा हुआ है कि लोग समझते हैं कि अगर दौरे आ रहे हैं तो शायद वो इंसान सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं है, मैरिज करवाने के काबिल नहीं है, फीमेल्स हैं तो बच्चे प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जो मैरिज एक्ट बनी थी उसमें भी अब तो एपिलेप्सी को एक्सक्लूड कर दिया गया है कि दे आर टोटली एलिजिबल फॉर मैरिज, इवन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी दे कैन लीड अ टोटली नॉर्मल लाइफ। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स भी उनकी अफेक्ट नहीं होती अगर वो टाइमली डॉक्टर के पास आएँ और इस चीज़ को डिस्कस करें कि उनको फैमिली प्लान करनी है। अकॉर्डिंगली डॉक्टर उनकी दवाई चेंज करेंगे और ऐसी करेंगे जो प्रेगनेंसी को अफेक्ट ना करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर दिव्या फॉर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर द अवेयरनेस। सो व्यूअर्स, हमारे साथ है डॉक्टर दिव्या। हमने बात करी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एपिलेप्सी, जिसको लेकर काफ़ी सारे मिथ्स हम लोगों के माइंड में रहते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनको सोशली उतना ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, किसी ना किसी तरीके से उनको छुपाया जाता है। बट दिस प्रॉब्लम इज़ कम्प्लीटली ट्रीटेबल, क्योरेबल। अगर आप टाइमली अपनी इस प्रॉब्लम को डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेते हैं तो इसको मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आपका कोई फैमिली मेम्बर इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसको छुपाएं नहीं, बल्कि एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के न्यूरो डिपार्टमेंट में तुरंत कंसल्ट करें और अपनी प्रॉब्लम को क्योर करें। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर।